नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्त प्रसाद और मैं हूं सुपर्ण। न्यूट्रल फिल्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों इंडिया चाइना बॉर्डर पर हुए संघर्ष के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए और रिपोर्ट्स की माने तो चाइना के भी 40-45 जवान मारे गए। लेकिन इस सबके पीछे वजह क्या है? क्या है इंडिया चाइना बॉर्डर का इतिहास और क्या प्रेजेंट सिचुएशन है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, यानी कि 70 साल। इस सबकी शुरुआत हुई 1950 में, जब इंडिया पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुका था। पर चाइना में इसके पहले कम्युनिस्ट लोग और नेशनलिस्ट लोगों के बीच में सिविल वॉर चल रहा था। तो कम्युनिस्ट लोगों की जो पार्टी का नाम था वो था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट लोगों की पार्टी का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये सिविल वॉर में कम्युनिस्ट लोगों की जीत हुई और उन्होंने चाइना पे अपना कब्जा जमाया और नेशनलिस्ट लोग भाग के साउथ चाइना चले गए, जिसे हम लोग आज ताइवान के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच सिर्फ अक्साई चीन की बॉर्डर थी और तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था। वो इंडिया और चाइना के बीच बफर का काम करता था, लेकिन चाइना कहता था कि तिब्बत हमारा हिस्सा है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त चाइना में कम्युनिस्टों का शासन था और कम्युनिस्टों को दुनिया में खास पसंद नहीं किया जाता था। उस वजह से चाइना आइसोलेटेड रहता था। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को ऐसे लगा कि चाइना से दोस्ती करने में ही समझदारी का काम होगा, तो कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जिससे चाइना खुश हो सके। चाइना से दोस्ती का आइडिया तो सही था, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें दांव पर लगा दी। चाइना का यह कहना था कि तिब्बत ये उनका हिस्सा है, इसलिए 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर कब्जा जमाया। हिस्टोरियंस का यह कहना है कि नेहरू की पॉलिसी ये थी कि तिब्बत के बदले हम लोग चाइना को अपना दोस्त बना सकते हैं, इसलिए तिब्बत के मामले में नेहरू ने चाइना का सपोर्ट किया। चाइना और तिब्बत में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत चाइना ने यह एग्री किया कि भले ही चाइना का तिब्बत के ऊपर कब्जा हो, लेकिन तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करेगा और उसके मुखिया होंगे दलाई लामा। और कुछ सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो या फिर पब्लिक पॉलिसी हो, वो सेक्टर्स चाइना संभालेगा। चाइना का यह कहना है कि इंडिया और चाइना के बीच जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, तो चाइना ने इस बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया। इंडिया और चाइना दो जगह पर बॉर्डर शेयर करते हैं। अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का पूर्वीय इलाका है, पठार है और हाई एल्टीट्यूड पे है। खराब मौसम की वजह से वहां पर आबादी भी बहुत कम है। ब्रिटिश इंडिया ने जब भारत की सीमाएं तय की थी, वहां पर अक्साई चीन को भारत का हिस्सा माना गया था, लेकिन फिर चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पूरा का पूरा अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। अब सिचुएशन ये है कि तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर आता है और सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1914 के शिमला अकॉर्ड में मैकमोहन कमेटी द्वारा यह तय किया गया कि जो भी हिमालयन रेंजेस है उसे हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर मानेंगे। आज हम उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसी शिमला अकॉर्ड में 3 पार्टी शामिल थी, इंडिपेंडेंट तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया और चाइना। साथीदारों ने आगाह करने के बावजूद भी मैकमोहन ने जो बॉर्डर प्लान का फाइनल प्लान था उसमें चाइना को शामिल ही नहीं किया और इंडिया और तिब्बत इन दोनों ने आपसी सहमति से प्लान को फाइनलाइज कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि चाइना इससे नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि तिब्बत तो हमारा ही हिस्सा है, वो कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं और हमें इस प्लान में शामिल ही किया नहीं गया है। इसलिए चाइना ने मैकमोहन लाइन को मानने से ही इनकार कर दिया। तो ये जो 2 बॉर्डर डिस्प्यूट है, एक अक्साई चीन का और दूसरा नॉर्थ ईस्ट का मतलब मैकमोहन लाइन का, वो 1947 के बाद एड्रेस करना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस मामले में बहुत नेग्लिजेंस दिखाया गया। 1954 में बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उसे हम पंचशील अकॉर्ड कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, लेकिन जो बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके ऐसी कोई चीज उसमें नहीं थी। हियर ऑल्सो वी फेल्ड डिप्लोमेटिकली। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात तब जाकर बढ़ी जब 1956 में इंडिया को पता चला कि अक्साई चीन में चाइना ने एक हाईवे बनाया है। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद चाइना ने एक प्रपोजल दिया और उसमें कहा कि अक्साई चीन का जो भाग है वो हम रखते हैं और मैकमोहन लाइन वाला अरुणाचल प्रदेश इंडिया आप रखो। लेकिन इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया और इंडिया ने क्लियरली कहा कि पूरा का पूरा अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। भले ही चाइना ने यह अप्रूव किया था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करेगा, बट इवेंचुअली चाइना ने उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस दिखाना चालू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि तिब्बत के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और 1959 में चाइना के अगेंस्ट तिब्बत में आर्म रिबेलियन हुआ, जिसको चाइना ने पूरी तरह दबा दिया और चाइना ने तिब्बत पे अपना फुल कंट्रोल जमाया।
वो होने के बाद तिब्बत से कई लोग और दलाई लामा उधर से भागकर भारत में आ गए और भारत ने उनको शरण दी। Many of you people still might won't know कि दलाई लामा is still leader of the Tibet according to their people and he is running the Tibet government from India's धर्मशाला, जहां पे वो अभी रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि चाइना को ये बात पसंद नहीं आई। आजकल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारत ने दलाई लामा को शरण देके सही तो किया, लेकिन इवेंचुअली उनको दूसरे कंट्री में भेजना चाहिए था ताकि भारत और चीन के रिलेशंस अच्छे हो सके। उसके बाद चाइना ने दोनों बॉर्डर्स पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी शुरू कर दी और उसके रिस्पॉन्स में हमने भी सेम किया। एक आईबी ऑफिसर के रिकमेंडेशन के बाद इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यह होता है कि हमारी सेना बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग तो करेगी ही, लेकिन अपने पोस्ट भी खड़े करेगी। ये पॉलिसी अच्छे से काम कर रही थी। चाइना ने अपनी सेना भी पीछे ले ली, लेकिन फिर भी हमने ये पॉलिसी जारी रखी और मैकमोहन लाइन के नॉर्थ में बॉर्डर पर अपने पोस्ट खड़े कर दिए और वहीं पे हमसे एक गलती हो गई। फॉरवर्ड पॉलिसी के बाद चाइना को यह लगने लगा कि या तो इंडिया तिब्बत के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है या फिर तिब्बत को फ्री करना चाहता है। इसी दौरान तिब्बत में चाइना के अगेंस्ट कुछ रिबेलियन हुए और चाइना ने इंडिया पर आरोप लगाया कि वे इसके लिए जिम्मेदार है। और यही सब टेंशन के चलते इंडिया और चाइनीज बॉर्डर के बीच में इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में झड़पें बढ़ने लग गई और आखिरकार 20 अक्टूबर को चाइना ने इंडिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इंडिया के आर्मी ऑफिशियल्स ने उनके पॉलिटिशियंस को बताया था कि हम लोग को पहले से ही फुल फ्लेज वॉरफेयर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस को शायद ऐसा लगा कि चाइना इतने बड़े स्तर पे इंडिया पर अटैक नहीं करेगा। युद्ध शुरू होने के बाद ही कुछ ही दिनों में चाइनीज सैनिक आसाम के लगभग 48 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। इसके कुछ दिनों बाद एक निगोशिएशंस ब्रेक लिया गया जिसमें चाइना की तरफ से एक प्रपोजल आया कि इंडिया और चाइना की सेनाएं जहां पर खड़ी है वहां से वो 20 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। पर चाइना की सेना जो कि ऑलरेडी आसाम के 48 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी, वो अगर उधर से 20 किलोमीटर पीछे जाते तो फिर वो तो इंडियन टेरिटरी हुई। इसलिए नेहरू ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध फिर से शुरू हो गया। आखिरकार चाइना ने एक महीने बाद 21 नवंबर को यूनिलैटरली सीज फायर की घोषणा कर दी। चाइना ने अक्साई चीन का इलाका तो अपने हाथ में रखा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से अपनी सेना पीछे ले ली। दोस्तों, इस जंग में हम हार गए। हमारे लगभग 3000 के आसपास कैजुअलिटीज हुई और 4000 के आसपास सैनिक चाइना के पास कैद थे। उन्हें वापस लौटाया भी गया। चाइना को भी इस जंग में लगभग 1700 के आसपास कैजुअलिटीज हुई। लेकिन इस घटना के बाद नेहरू की जो इमेज दुनिया में थी उसे ठेस पहुंच गई और फिर विरोधियों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। ये जो युद्ध है वो हाई अल्टीट्यूड पे लड़ा गया था और इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वेल ट्रेन्ड आर्मी और वेल इक्विप्ड आर्मी, और ये दोनों चीजें भारत के पास नहीं थी। यहां तक कि जो बर्फ से बचने के लिए जूते बनाए जाते हैं वो भी आर्मी को ढंग से सप्लाई किए नहीं गए थे। दोस्तों, इस युद्ध में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि अगर हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो चाइना हमारे कुछ शहरों पर बमबारी कर सकता है। लेकिन इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया। हमारे एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि अगर ये युद्ध चाइना ने शुरू किया है तो इंडिया को भी पूरी ताकत से इस युद्ध में उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी सच थी कि उस युद्ध के दौरान हमारी एयरफोर्स चाइना से काफी बेटर थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएसए और रशिया इस दौरान कहाँ थे। तो बेसिकली यूएसए और रशिया में इस दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, जिससे यूएस और रशिया में न्यूक्लियर युद्ध छिड़ने की संभावना थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि यूएसए ने इंडिया की एयरफोर्स के थ्रू मदद करने का डिसीजन ले लिया था और इसी की भनक शायद चाइना को लग गई और उन्होंने खुद से ही युद्ध में एडवांटेज होने के बावजूद भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध के बाद इंडिया ने बहुत बड़ा सबक ले लिया। भले ही हम अहिंसक क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारी मिलिट्री भी एडवांस करने की जरूरत है। उसके बाद इंडिया ने मिसाइल प्रोग्राम्स और मिलिट्री एडवांसमेंट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आज की परिस्थिति में अक्साई चीन जो है वो चाइना के अंडर आता है और नॉर्थ ईस्ट के इलाके जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो या फिर आसाम, जिसपे चाइना क्लेम करता है, वो इंडिया के अंदर आते हैं। 1962 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन की गई जो लद्दाख और अक्साई चीन को सेपरेट करती है। 1962 का इंडिया और चाइना के बीच का ये युद्ध ये आखिरी युद्ध नहीं था। 1967 में और 1985 में इंडिया और चाइना के बीच दो युद्ध लड़े गए, पर उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन की। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल आइकन दबाइए
क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर 50 सालों से एलएसी पर शांति थी तो अचानक से तनाव क्यों बढ़ गया? ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। चाइना इसकी प्लानिंग अगस्त 2019 से कर रहा था और इस तनाव बढ़ने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। 5 अगस्त 2019 को जब भारत की संसद में आर्टिकल 370 निकालने का काम शुरू हो गया, तब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में एक भाषण दिया जो काफी वायरल हो गया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि जब जब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे तब तब उसमें अक्साई चीन का भी जिक्र होगा। इसके बाद भारत की होम मिनिस्ट्री ने भारत का एक नया नक्शा जारी किया जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लद्दाख ये अक्साई चीन के पश्चिमी दिशा में आता है। यूनियन टेरिटरी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो लद्दाख भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया और अक्साई चीन तो लद्दाख का ही हिस्सा है, तो अक्साई चीन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। उसके बाद अमित शाह ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस भारत का हिस्सा बनाने की बात कही थी। उसमें भी अक्साई चीन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंडिया पीओके ले लेगा तब उसमें अक्साई चीन भी आता है, तो क्या चाइना अक्साई चीन इतने इजीली वापस कर देगा? तो इस वजह से चाइना ने पाकिस्तान को यूएन में सपोर्ट करना चालू कर दिया और इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देना चालू कर दिया। नवंबर 2019 में चाइना ने एलएसी के अराउंड अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी। यह है अक्साई चीन। चाइना ने 1951 से लेके 57 तक उधर हाईवे बनाना चालू कर दिया और वो रोड्स इतने बड़े थे कि उधर से आर्मी व्हीकल से लेके टैंक तक सब कुछ एलएसी तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। और अगर इंडिया की साइड देखें तो पिछले 70 सालों में ऐसा कोई रोड नहीं बनाया गया है जिससे आर्मी को एलएसी तक पहुंचने में आसानी हो। एलएसी का इलाका है पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए आर्मी को एलएसी तक जाने में बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम भी एलएसी तक सड़क बनाएंगे और उसके बाद हमारी आर्मी को भी एलएसी तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन चाइना को यह प्लान पसंद नहीं आया, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि हम तो हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये काम बंद नहीं किया गया और ये आज भी चालू है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सारे देश लगभग चाइना के खिलाफ है। चाइना चारों बाजू से घिर चुका है। यूएस भी चाइना के खिलाफ है। लगभग 150 से ज्यादा देशों ने चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइन किया है। उसमें भारत का भी नाम है और ऐसा भी कहते हैं कि इस कमेटी का अध्यक्ष पद भी भारत के पास आ सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने हांगकांग इशू एक्टिव किया और ताइवान में ऑपरेशन शुरू किए और इंडिया चाइना के खिलाफ कुछ ना बोले, इसलिए मई महीने में एलएसी पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन के बाद अगर हम देखें तो यूएस जो कोरोना वायरस पर चीन से बात कर रहा था, वो अब हांगकांग और ताइवान के बारे में चीन से बात करने लगा। यहाँ पर भी चीन बाकी सारी दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो उनको साथ में लेके चाइना ने इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ाने की बात शुरू की। इसके बाद एलएसी पर मामला शांत करने के लिए दोनों मिलिट्री में चर्चा शुरू हो गई और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ कि दोनों पार्टीज एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे और दोनों पार्टीज अपनी जो सेनाएं हैं वो 2.5 किलोमीटर पीछे ले जाएंगे। लेकिन इंडिया को ऐसा लगा कि चाइना एग्रीमेंट के तहत पीछे नहीं गई है, इसलिए 15 जून को इंडिया की एक पेट्रोलिंग टीम वही चेक करने के लिए गलवान वैली जा पहुंची, तो उन्हें चाइनीज वही खड़े दिखे। इसके बाद वाद विवाद शुरू हो गया, पर जैसा कि चाइना को पता था कि गोली चलाना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने रॉड का इस्तेमाल किया जिसपे तार लगाई हुई थी और पत्थर से हमारे जवानों के ऊपर हमला किया और इसी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जवाबी कार्रवाई में चाइना के भी 40 से 45 जवान मारे गए हैं। ये इशू इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 50 साल बाद पहली बार हमारा जवान एलएसी पर शहीद हुआ है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चाइना के भी बहुत सारे जवान मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये वही चाइना है जो इस घटना से पहले इंडियन आर्मी को हल्के में लिया करता था, लेकिन इस घटना के बाद चाइना के विदेश मंत्रालय ने बॉर्डर पर शांति की बात की और ये भी कहा कि दोनों देश मिलकर बातचीत कर इस मसले को सुलझाएंगे। परमानेंट एलएसी डिफाइन करो। जब तक एलएसी का इशू रिजॉल्व नहीं होता, हम लोग चाइना से किसी भी और इशू के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसा रवैया हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है, जैसे कि हमने पाकिस्तान को कहा है कि जब तक आपके आतंकवादी कार्रवाइयां खत्म नहीं होती, तब तक हम आपसे कश्मीर के इशू के बारे में बात नहीं करेंगे।
दुनिया के बड़े देश और हमारे नजदीकी देशों के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे चाइना को आइसोलेट कर सके। ऑब्वियसली हम चाइना के सभी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है वो तो हम जरूर यूज कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं लेकिन इंडिया में नहीं बनते, उनका प्रोडक्शन भी हम इंडिया में शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडिया चाइना एलएसी डिस्प्यूट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय हिंद।